हेलो एवरीवन। तो आज जो क्या है हम एचटेट हिंदी पेडागोजी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहले जो क्या है हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है। तो हम जो क्या है आज हिंदी पेडागोजी का जो भी सिलेबस के जितने भी सारे टॉपिक हैं वो कवर करेंगे और साथ में जो क्या इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। तो आपको जैसे पता हुआ कि जो इस बार जो क्या है हिंदी का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। तो हम जो क्या है सारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो वो एक बार ध्यान से सारा सिलेबस देख ले। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ ये सिलेबस है हमारे सामने। तो जैसे कि फर्स्ट इसके अंदर आते हैं भाषा बोध प्रश्न। ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया। भाषा बोध प्रश्न, भाषा बोध प्रश्न के अंदर क्या आएगा, आपके पास आएंगे अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश, जिनको बोलते हैं कि आप जैसे कि पैसेज या फिर पैराग्राफ। ठीक है, वो आपको दिए होंगे, दो आएंगे जिनमें से आपको जो क्या क्वेश्चन दिए होंगे, आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर जो कि उनको आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो पैसेज है वो रीड करने हैं और उनके आंसर देने हैं। तो आपके पास दो पैसेज आएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाषा विकास प्रश्नों का शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इसमें जो क्या हिंदी पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स आएंगे जैसे कि शिक्षण, सीखना और अधिग्रहण क्या होता है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य। ठीक है, बच्चों के उपकरण कैसे कर सकते हैं, मौखिक और लिखित भाषा के बारे में आएंगे। ठीक है, फिर भाषा की त्रुटियां हैं, कठिनाई है, भाषा कौशल है। फिर आते हैं भाषा बोध और दक्षता मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इनसे रिलेटेड। फिर आते हैं शिक्षण अधिग्रहण सामग्री कौन कौन सी है, पाठ्य पुस्तक क्या है, मल्टीमीडिया सामग्री कौन कौन सी यूज़ करते हैं आप, और उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं। तो ये सब क्या आपका हिंदी का न्यू सिलेबस है। तो आज जो हम सारा जो क्या इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को जो क्या स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, जिससे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और हिंदी के आपको जो मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाएंगे इससे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताया था आपके पास आने वाले हैं पैसेजेस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक पैसेज लिया है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके किस तरह से पैसेज आने हैं और आपको किस तरह से आंसर देना है। ठीक है, आपको जो क्या है पैसेज की प्रैक्टिस करके ज़रूर जानी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि पैसेज की क्या प्रैक्टिस करनी है, हम एग्जाम में जाकर ही देख लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे जो क्या आपकी जो स्पीड बनती है, टाइम आपका काफ़ी सेव होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। दो पैसेज आने वाले हैं तो उनको पढ़ना फिर उनके आंसर देखना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको पैसेज की पहले प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे पैसेज दिया है जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह से आपका पैसेज आने वाला है। तो ये आपका पैसेज है। ठीक है, और ये इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस पैसेज को रीड करना है और इन क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जिनको प्रैक्टिस करनी है वो वीडियो को पॉज करके ये पैसेज रीड कर ले और इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है। उसके बाद आते हैं सेकेंड पैसेज। ठीक है, ये आपका सेकंड पैसेज है जो आपकी इस तरह से मतलब एक काव्यांश आ सकता है। ठीक है, एक पोइम जो होती है उससे आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सेकंड पैसेज भी आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ये भी एक बार प्रैक्टिस कर ले। और ये इसके क्वेश्चंस हैं। आप जो क्या पहले क्वेश्चंस रीड कर ले, उसके बाद पैसेज रीड करें। इससे जो क्या जब आप पैसेज रीड करेंगे तो आपको साथ साथ आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन था और इसका ये आंसर हो सकता है। आप पहले पैसेज रीड करते हैं फिर क्वेश्चन रीड करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले क्वेश्चन रीड करने हैं फिर आपको पैसेज रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके पैसेज की और उसके क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप ये सारा प्रैक्टिस कर लें एक बार। अब आते हैं हमारी आगे पेडागोजी। ठीक है, जैसे कि पेडागोजी का हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक था भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन मतलब भाषा सीखना और भाषा अधिगम अधिग्रहण। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है, दोनों से क्वेश्चन 100% आता है। दोनों जो कि इजी सा और सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम, दोनों में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है कि क्या भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम के अंदर डिफरेंस क्या है। तो भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन होता है जो एक बच्चा जैसे कि सुनकर बोलकर भाषा ग्रहण करता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से मैं समझा सकती हूँ। जैसे कि एक बच्चा है, वो जो क्या जब वो स्कूल जाना शुरू करता है उससे पहले क्या वो बोलना सीख जाता है। आपको पता है कि 4 से 5 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, लेकिन उससे पहले जो क्या वो बोलना सीख जाता है। अब हमने उसे भाषा सिखाई नहीं है, उसने जो क्या ऑटोमेटिकली वो चीज़ सीख ली है। उसने कैसे सीखी है, उसने अपने घर वालों को बोलते हुए देखा है, सुना है। तो जो क्या बच्चे ने ऑटोमेटिकली नेचुरली वो चीज़ सीख ली है, तो वो क्या हो जाएगी भाषा अर्जन।
अब सेकंड आता है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है? जब बच्चे को स्कूल में भाषा सिखाई जाती है। अब बच्चा स्कूल में जाएगा, वहाँ पे जो क्या टीचर उसको भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना और अच्छी तरीके से सिखाती है, तो वो क्या होता है? भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम कहाँ होता है? ये होता है स्कूल के अंदर। ठीक है, कहाँ होता है? स्कूल के अंदर। ठीक है, ये स्कूल से रिलेटेड है। और भाषा अर्जन जो है ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर जिसके अंदर हमारे फैमिली भी आती है, हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं, ठीक है, हमारा नेबर्स भी आते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं। ठीक है, स्कूल के अलावा जो भी इसके अंदर होंगे भाषा अर्जन के अंदर आएंगे। बाकी जो स्कूल है वहाँ पर क्या होती है? भाषा अधिगम होती है, क्योंकि बच्चे को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर भाषा सिखाई जाती है। आई होप आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। भाषा अर्जन होता है नेचुरली और भाषा अधिगम होता है स्कूल के अंदर, उसको ऑफिशियली सिखाया जाता है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे कि बता भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अर्जन जो क्या है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चा जो कि अपने घरेलू परिवेश में सीखता है। ठीक है, उसके बाद है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या? एक सचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, इसको नोट कर लें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? ये एक सचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि चेतन प्रक्रिया या फिर एक सचेतन प्रक्रिया। तो भाषा अधिगम जो क्या है वो एक सचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्या भाषा को नियमों से सिखाया जाता है। स्कूल में जो क्या हमें ग्रामर भी सिखाई जाती है, हमें ये बताया जाता है कि किस तरह से शब्द बनाने हैं, किस तरह से मात्रा लगानी है। ठीक है, ये सब क्या है हमें स्कूल में नियम सिखाए जाते हैं साथ, क्योंकि कभी क्या हम टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन हम जो क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में जो क्या साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि क्वेश्चन है, डैश में अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है। तो इनडायरेक्ट भाषा कहाँ सीखता है? तो वो होती है भाषा अधिगम। ठीक है, भाषा अधिगम में हम क्या होते हैं? इनडायरेक्ट भाषा सीखते हैं हम। क्योंकि डायरेक्ट जो क्या है हम तो वो तो सीख लेते हैं घर के अंदर, क्योंकि हम दूसरों को बोलते हुए सुनते हुए। ठीक है, जब बच्चा सुनेगा कोई कैसे बोल रहा है तो उससे क्या बच्चा भाषा सीख जाएगा। वो कैसे सीखेगा? भाषा अर्जन होगा डायरेक्ट। ठीक है, दूसरों को बोलते देखकर, उनको सुनकर बच्चा भाषा सीखता है। लेकिन भाषा अधिगम कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है। अपने जो क्या है नोट्स बनाना इसको शुरू कर दे, अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दे दोनों के डिफरेंस। तो पहला होता है भाषा अधिग्रहण, जिसको भाषा अर्जन भी कहते हैं। दूसरा आता है भाषा अधिगम। ठीक है, जो भाषा अर्जन होता है वो सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जबकि भाषा अधिगम जो कहते हैं प्रयासपूर्ण अभ्यास होता है, जो कि स्कूल में जब जाता है तो उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है तभी वो भाषा सीखता है। लेकिन भाषा अर्जन क्या होता है? वो अपने घर में सीख लेता है, इसके लिए उसको कोई अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जो भाषा अर्जन है वो जन्मजात होती है और अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, लेकिन भाषा अधिगम क्या है? औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें क्योंकि इनसे डिफरेंस एग्जाम के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, 100% पूछा जाता है। सीटेट में तो ऐसा होता ही है कि इनसे क्वेश्चन 100% आता है और एचटेट में भी आता है। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, भाषा अर्जन जो क्या है वो नियमों पर आधारित नहीं होता है, जबकि भाषा अधिगम क्या है वो नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें जो है मातृभाषा बच्चे के वातावरण की भाषा, जैसे कि जो भाषा बच्चे के घर के अंदर बोली जाती है उस भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा। आपके घर में जो भी भाषा बोली जाएगी कि वो क्या होगी? अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी की आपकी मातृभाषा। अगर आपके घर में जैसे कि बागड़ी बोली जाती है या फिर हरियाणवी बोली जाती है तो वो क्या होगी? आपकी मातृभाषा होगी, क्योंकि ये भाषा जो क्या बच्चा अपने घर में सीख लेता है। लेकिन भाषा अधिगम जो क्या है ये स्कूल में सिखाया जाता है। हो सकता है स्कूल में आपको हिंदी सिखाई जाए, हो सकता है आपको इंग्लिश सिखाई जाए। ठीक है, ये क्या होती है? मौखिक भाषा, जो कि बच्चा क्या है घर में सिर्फ बोलना ही सीखेगा। और जबकि भाषा अधिगम क्या होता है? लिखित कौशल होता है कि वहाँ पे आपको लिखना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आता है अनुकरण, पुनरावृत्ति और अर्जन। ठीक है, अनुकरण क्या होता है कि आप दूसरों को कॉपी करते हैं। ठीक है, जैसा बच्चा दूसरों को बोलते हुए सुनेगा वैसा ही बच्चा कॉपी करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है स्कूल में क्या होता है? आपको प्रयास करवाया जाता है, आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, इसमें अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, अनुवाद का, जबकि भाषा अधिगम के अंदर अनुवाद का सहारा लिया जाता है। अनुवाद का सहारा क्या मतलब है कि इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता। अब घर वाले कुछ बोल रहे हैं फिर वो बच्चे को ट्रांसलेट करके तो नहीं बताएंगे कि हमने ये बोला है। ठीक है, लेकिन स्कूल में क्या है, अगर टीचर आपको इंग्लिश सिखा रहा है तो वो उसको ट्रांसलेट करके भी बताएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे उसको नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर अनुवाद का सहारा लिया जाता है। ठीक है, भाषा अर्जन जो क्या प्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है, जबकि भाषा अधिगम में जो कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है। भाषा अधिगम के अंदर ये हमने पहले भी किया था कि अप्रत्यक्ष रूप से भाषा कहाँ सिखाई जाती है? भाषा अधिगम के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है।
ये आप बताएंगे, ठीक है। बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। सेकंड है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। सही नहीं है, आपको वो बताना है। थर्ड है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। और फोर्थ है, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये तो सही है, क्योंकि घर में भी आप भाषा सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। क्या आपको भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाएंगे? नहीं सिखाए जाएंगे, तो ये क्या है, इसका गलत आंसर होगा। मतलब ये हमारा सही ऑप्शन होगा कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए नहीं जाएंगे। ये स्टेटमेंट जो क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये हम पहले कर चुके हैं। डैश में अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है, वो होती है भाषा अधिगम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध भाषा परिवेश स्वाभाविक बोलचाल, सामाजिक अंतक्रिया और घरेलू परिवेश जैसे उपकरण भाषा के किस पहलू से संबंधित हैं? समृद्ध भाषा परिवेश है, स्वाभाविक बोलचाल की भाषा है, ये किससे संबंधित है? बताइए। ये आता है अधिग्रहण। भाषा अर्जन को क्या कहते हैं? भाषा अधिग्रहण भी कहते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखनी, एग्जाम में दोनों यूज की जाती है। भाषा अर्जन वर्ड भी लिख सकता है, भाषा अधिग्रहण भी लिख सकता है। नेक्स्ट आती है भाषाई परिवेश, भाषा डैश और भाषा डैश के बीच के अंतर का आधार है। तो भाषाई परिवेश किसका आधार है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आता है क्विंग, बबलिंग और एक दो शब्दों की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है? ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? उम्र की अवस्था है या फिर भाषा की अवस्था है? थर्ड है भाषा अधिगम की अवस्था है, और फोर्थ होता है भाषा शिक्षण की अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है ये? क्विंग बबलिंग क्या होती है? जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अब वो शुरू में ये तो नहीं कि स्टार्टिंग में कोई वर्ड बोलना सीख जाएगा। आपको जैसे कि उसकी रोने की आवाज़, उसके हंसने की आवाज़, ठीक है, और कुछ भी वो ऐसे बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, ठीक है। आपने कुछ वर्ड्स नहीं होते लेकिन वो फिर भी बोलने की कोशिश करता है। तो ये क्या होती है? क्विंग और बबलिंग होती है। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये उसकी भाषा की अवस्था है कि वो भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है, तभी वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। नेक्स्ट है पठन कौशल से विपर्य। पठन कौशल क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है, पहला है लिपि चिन्हों को पहचानना, सेकंड है शब्दों को पहचानना, थर्ड है वाक्यों को पहचानना, और फोर्थ है पढ़कर समझना। पठन कौशल। अब आप सोचोगे कि शब्दों को पढ़ना भी पठन कौशल है, वाक्यों को पढ़ना भी पठन कौशल है, लिपि चिन्हों को पहचानना भी पठन कौशल है, पढ़कर समझना, मतलब सारे तो पढ़ने से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ पढ़ने की नहीं हुई है, यहाँ पर बात हुई है पठन कौशल की। ठीक है, पठन कौशल क्या होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझें भी, पढ़े हुए को समझना पठन कौशल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन जो कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पठन कौशल का मतलब होता है पढ़कर समझना। ठीक है, अब आते हैं हम शिक्षण अधिगम सामग्री की। शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी होती है? इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। मैंने जो कि इंग्लिश पेडागोजी की भी वीडियो अपलोड कर दी है कंप्लीट, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी दोनों आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्या होती है? शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री होती है जो हमें शिक्षण में और अधिगम में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके 3 तरह की सामग्री होती है। पहली हमारे पास होती है ऑडियो एड्स, जिन्हें बोलते हैं श्रव्य सामग्री, मतलब जिनको सिर्फ सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी होती है हमारे पास वीडियो सामग्री, जिनको हिंदी में बोलते हैं दृश्य सामग्री, जिनको हम सिर्फ देखने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड होती है दृश्य श्रव्य सामग्री, जिनको देखने के लिए और सुनने के लिए दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो क्या एक टीचर क्लास में इस तरह के मटेरियल यूज़ क्यों करता है? जैसे कि आपको क्या, अगर टीचर सिर्फ बोले ही जा रहा है तो एक टाइम के बाद जो क्या स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर टीचर आपको मॉडल दिखा रहा है, कोई चार्ट दिखा रहा है, पीपीटी दिखा रहा है, तो स्टूडेंट को भी जो क्या वो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आपको इन सब सामग्री का भी यूज़ करना है जब आप स्कूल में टीच करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से दृश्य सामग्री कौन सी है, इनमें से श्रव्य सामग्री कौन सी है। तो आपको जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया ग्रामोफोन, अब आपसे पूछ लिया कि ये कैसी सामग्री है, ये दृश्य सामग्री है, ये श्रव्य सामग्री है, या फिर ये दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो आप क्या आंसर देंगे? ये है श्रव्य सामग्री, क्योंकि ग्रामोफोन से सिर्फ सुना जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारी सामग्री जो क्या है नोट कर लेनी है।
ठीक है, जैसे कि श्रव्य सामग्री में आते हैं रेडियो, रिकॉर्डर, सीडी, ग्रामोफोन। फिर आते हैं दृश्य सामग्री जिसमें आता है पीपीटी, मॉडल, चार्ट। फिर दृश्य श्रव्य सामग्री जिसके अंदर आपके पास आता है एलसीडी, प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर और मल्टीमीडिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि एक शिक्षक जो क्या वो दृष्टिबाधित छात्रों को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है। दृष्टिबाधित छात्र क्या होता है, वो बच्चे जिन्हें दिखाई नहीं देता है। अब आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो आप उन्हें कैसे टीच करोगे, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है आप क्या बोर्ड पे लिख रहे हो या फिर आप क्या मॉडल चार्ट दिखा रहे हो, वो नहीं देख सकते हैं। तो आप उन्हें कैसे पढ़ाओगे, किस तरह की सामग्री आप यूज़ करोगे। अब हम दृश्य सामग्री तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो हम कौन सी सामग्री यूज़ करेंगे, श्रव्य सामग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपको अच्छे से जो कि आप पढ़ के जाने, ये समझने वाली चीज़ है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत का क्या मतलब कि आप किस तरह से भाषा को सिखा सकते हैं, किस तरह से बच्चे जो क्या भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि है पहला इंद्रियों द्वारा सीखने का सिद्धांत। ठीक है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाने का सिद्धांत। ठीक है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय सेंसेस या फिर इंद्रियों द्वारा सीखने का सिद्धांत। अब हमारी इंद्रियां कौन कौन सी है जिनसे बच्चा सीखता है, जैसे कि उसकी आंखों से वो देखता है, कानों से सुनता है, मुंह से वो बोलता है, तो ये सब क्या है उसकी इंद्रियां होती है, हाथों से लिखता है। तो इन सब से क्या है बच्चा सीखता है। तो हमें जो क्या है अपनी टीचिंग में इस तरह की एड्स का यूज़ करना है, जो हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज़ करना है, जिससे जो कि बच्चे जो कि अपनी इन सेंसेस का भी यूज़ कर सकें। ठीक है, फिर होता है क्रियाकलाप द्वारा सीखने का सिद्धांत। अब जो क्या टीचर को क्या करना है कि स्टूडेंट को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करवानी है। ठीक है, जिससे स्टूडेंट खुद इन्वॉल्वमेंट हो सके उनकी। ठीक है, खुद वो एक्टिविटी कर सके। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, ये सिद्धांत आपको सारे समझने हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को आप किस तरह से टीच कर सकते हो। इनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो प्रिंसिपल हैं हमारे लर्निंग के, उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्या क्वेश्चन आते हैं, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है, मूर्त से अमूर्त, हिंदी में बोलते हैं मूर्त से अमूर्त। ठीक है, मूर्त चीज़ क्या होती है, जो हमारे सामने होती है। अगर हम पहले बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में बताएं जो उसके सामने हैं या फिर जिनको स्टूडेंट ने देखा है, तो बच्चे क्या उसको जल्दी सीख जाएंगे। अगर हम उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता देंगे जो उन्होंने नहीं देखी है, तो उनके लिए थोड़ा उसको इमेजिन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि टीचर को जो क्या है पीपीटी, मॉडल चार्ट या फिर पिक्चर्स का यूज़ करना चाहिए। अगर आप जैसे कि बच्चे को किसी एनिमल के बारे में बता रहे हैं जो उसने देखा ही नहीं है, तो उसके लिए उसको जो क्या है याद करना डिफ़िकल्ट रहता है। जैसे कि बच्चे को हम ऐसे एनिमल के बारे में बता रहे हैं जैसे कि कैट, डॉग। ठीक है, इनको जो क्या बच्चा ईज़िली या लर्न कर लेता है क्योंकि ये उसने देखे होते हैं। तो ऐसा ही हमें टीचिंग में करना है। हमें ऐसी चीज़ों के बारे में उन्हें पहले बताना है जो उन्होंने देखी हुई है, जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है जो शायद उन्होंने नहीं देखे या फिर जो रियल में नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, दो मेथड होते हैं, इंडक्टिव और सेकंड होता है डिडक्टिव। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडक्टिव डिडक्टिव से 100%, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव डिडक्टिव हम आगे भी डिटेल में करेंगे, कंप्लीट टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, इंडक्टिव यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ। इंडक्टिव का मतलब होता है कि पहले आपको एग्जाम्पल देने हैं। जैसे कि मैं बच्चे को टेंस करवा रही हूँ, अब टेंस करवाने के लिए मैं उनको डायरेक्ट रूल करवाना लिखवाने स्टार्ट कर दूँ, तो ये मेथड सही नहीं है। ये क्या है, ओल्ड मेथड है। ठीक है, न्यू मेथड क्या है कि पहले बच्चे को एग्जाम्पल देंगे, मैं उसको कुछ सेंटेंस दूंगी, कुछ एग्जाम्पल दूंगी कि किस तरह से टेंस होते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं चीज़ें, ये उन्हें बताऊंगी। उसके बाद मैं उन्हें रूल बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग अ सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्टिंग एंड एट्रैक्टिव। ठीक है, आपको जो क्या है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, बच्चे जो क्या है वो बोर नहीं होने चाहिए। जब एक टीचर क्लास में टीच कर रहा है तो उसको ध्यान देना है कि बच्चे बोर ना हो। ठीक है, तो एक टीचर को सब्जेक्ट मैटर को इंटरेस्टिंग भी बनाना है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें, सिर्फ आप पॉइंट्स लिख लें अपनी नोट्स के अंदर, ज़्यादा डिटेल मत लिखें। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फॉलो द नेचर।
कि हमें जो बच्चे हैं हमारी क्लास में, उनका नेचर को भी फॉलो करना है। एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसकी क्लास के स्टूडेंट का नेचर किस तरह से है, किस तरह से वो बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि क्लास में हर स्टूडेंट का नेचर डिफरेंट होता है। सबको आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान देना कि अगर कुछ बच्चा होते हैं जो शायद पढ़ने में थोड़े वीक होते हैं, तो टीचर को उनकी तरफ कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बच्चों के नेचर को भी देखना होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं एग्जाम के अंदर जिनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? अधिगम अक्षमताएं, ठीक है, जिनको बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर, अधिगम अक्षमताएं, इनसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि फर्स्ट टर्म है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर ले। ठीक है, डिसलेक्सिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया क्या होता है? जैसे कि ये होता है लिखन विकार। ठीक है, अब कोई बच्चा है वो अच्छा पढ़ लेता है, अच्छा एक टीचर को सुना देता है, लेकिन वो लिख अच्छा नहीं पाता है, तो ये क्या है उसका, कि लिखने का एक विकार है उसके अंदर। ठीक है, एक ये कमी है उसके अंदर, मतलब तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो लिखने संबंधी जो हमारा डिसऑर्डर या फिर जो विकार होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार। कुछ बच्चों में पढ़ने और जो समझने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। ठीक है, वो उनको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। तो डिसग्राफिया क्या होता है? पढ़ने से, लिखने से संबंधी विकार। और डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधी विकार। नेक्स्ट आता है भाषाघात। भाषाघात क्या होता है? ये भाषा विकार होता है, संचार कौशल व समझ क्षमता। यहाँ पे बच्चा क्या, किसी भाषा को समझ ही नहीं पाता है। ठीक है, उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? भाषाघात बोलते हैं। फोर्थ टर्म है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, ये क्या है? डिस्कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, उसको गणितीय गणना करने में, समझने में, कैलकुलेशन में उस बच्चे को क्या है, दिक्कतें आती हैं, तो वो उसको कौन सी डिसऑर्डर है, उसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। ये सारे नोट कर लें अच्छे से। फिर आता है मंदबुद्धिता। मंदबुद्धिता क्या होती है? यहाँ बच्चों को मानसिक विकलांगता से संबंधित है, बौद्धिक क्रियात्मक स्तर को औसत से कम कर देता है, कि बच्चा जो क्या है एक नॉर्मल स्टूडेंट के जितना चीज़ों को नहीं समझ पाता है। ठीक है, उसको जो मेंटल, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है? मंदबुद्धिता। हम बोलते हैं कि ये तो मंदबुद्धि है, मतलब उसको थोड़ी चीज़ों को समझ उसकी जो क्या है वो कम होती है एक नॉर्मल इंसान से। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से आएगा। इसका क्वेश्चन आंसर आपको करना है अगर आपको समझ में आई ये चीज़ें तो जैसे कि फर्स्ट है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ावा बढ़ाता चलता है, ये प्रमुख लक्षण है। मतलब लिखने में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होती है लिखने से? भाषा के पिछड़ेपन का किसका लक्षण है? कौन सा डिसऑर्डर है? या फिर डिसलेक्सिया है या फिर डिस्ग्राफिया है? तो मैंने आपको बताया कि जब लिखने में प्रॉब्लम आए तो क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। जिसने राइट आंसर दिया वो कमेंट करके बता दे क्या होती है। ठीक है, क्योंकि भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं, भाषण कौशल के बारे में। तो भाषा क्या होती है? भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि होती है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है। ठीक है, भाषा क्या होती है? भाषा से हम क्या है, अपनी जो भी हमारे थॉट होते हैं, जो भी विचार होते हैं, वो दूसरे इंसान तक पहुँचाते हैं। वो कैसे पहुँचाते हैं? जब हम कोई भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब इशारों में तो हम सब कुछ नहीं कह सकते हैं, अपनी जो बातें हैं वो बोलने के लिए जो क्या हमें किसी ना किसी भाषा का यूज़ करना होता है। तो भाषा क्या होती है? जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भाषा की डेफिनेशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा से रिलेटेड, क्योंकि हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को हिंदी भाषा में एक ही शब्द के विभिन्न रूप से परिचित करा रही है। ठीक है, जो भाषा कौशल हम जो क्या बच्चे को एक ही हिंदी के जैसे कि अलग अलग कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, तो उन सबसे हम जो क्या बच्चे को परिचित करवाएंगे। ठीक है, बच्चों में तथ्यों के संदर्भ में जोड़कर आसानी से समझने योग्य बनाना चाहती है। थर्ड है, बच्चों में पर्यायवाची शब्दों के संचित और उचित प्रयोग को सुनिश्चित कर रही है। विभिन्न संदर्भों में इन शब्दों के विभिन्न रंगतों से रूबरू करा रही है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है हिंदी भाषा शिक्षण से रिलेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होने चाहिए, एक बार इनको पढ़ लेना आप। ठीक है, अब आते हैं भाषा का आदान प्रदान के लिए जो कि हम 4 प्रक्रियाओं का यूज़ करते हैं। पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना। ठीक है,
और उसके बाद लिखना। तो ये सब क्या होते हैं, भाषा कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो आपको ये भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, भाषा कौशल से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से भाषा कौशल होते हैं। तो 4 तरह के भाषा कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहला होता है भाषा कौशल, कौन सा होता है, लिसनिंग। ठीक है, सुनना। सेकंड नंबर पे बोलना, थर्ड पे पढ़ना, फोर्थ में लिखना। आपको एग्जाम में अरेंज करना भी आ सकता है। ठीक है, इनको अरेंज करो ऑर्डर के अंदर कि पहले बच्चा कौन सी चीज़ सीखता है। ठीक है, तो पहले सीखता है वो सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। ठीक है, तो इनको आपको अरेंज करना है, तो इनको याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश में भी आ सकता है और हिंदी में भी आ सकता है, इनको अरेंज करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इनको अरेंज करना। ठीक है, अब क्या होते हैं, लिखन कौशल क्या होता है, श्रवण कौशल क्या होता है। ठीक है, श्रवण कौशल क्या होता है कि भाषा को हम सुनकर उसको ध्यान से सुने और उसको समझे। ठीक है, अब जैसे कि सुनना श्रवण कौशल नहीं होता है। श्रवण सुनना तो सिर्फ एक श्रवण हो, क्या होता है, सिर्फ सुनना, हमने सुन लिया। लेकिन जब हम कौशल की बात करते हैं कि उसको सुनकर उस चीज़ को समझे, तो वो क्या होगा, श्रवण कौशल। ठीक है, अब होता है मौखिक कौशल। ठीक है, बोल तो कोई भी लेता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम किस तरह से जो क्या शब्दों का उच्चारण करते हैं, किस तरह से हमारी जो आवाज़ की वो टोन है, किस तरह से हमारे हाव भाव है, विचार है, किस तरह से हम अपने हैंड का मूवमेंट करते हैं, बॉडी का मूवमेंट करते हैं, तो ये सब क्या है, हमारे मौखिक कौशल के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास पठन कौशल। ठीक है, अब पढ़ तो कोई भी लेता, हो सकता है आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ में जो है उसकी मीनिंग को भी सीख रहे हैं, उसके अर्थ को भी ग्रहण कर रहे हैं और किस तरह से जो है आप उसका उच्चारण कर रहे हैं। तो सही तरह से उच्चारण करना, उसका अर्थ ग्रहण करना क्या होता है, पठन कौशल होता है। फिर होता है लेखन कौशल कि आप किस तरह से चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखना भी एक कला है। कुछ आपने देखा होगा स्टूडेंट की हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, कुछ की इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनके अंदर क्या है, लिखने की कला होती है। कुछ जगह जो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से लिखते हैं, वो मतलब कम भी लिख के आते हैं तो भी एग्जाम में उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। कुछ जो क्या ज़्यादा लिख के आते हैं लेकिन फिर भी उनको एग्जाम में नंबर कम आते हैं। इसका रीज़न क्या है कि उनके अंदर लेखन कौशल है, उनको लिखने की कला का पता है कि किस तरह से चीज़ों को लिखना है। याद तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उसको अच्छे से लिखना जो है वो बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं। तो ये होता है लेखन कौशल। ठीक है, ये जो है जो हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य। अब हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को हिंदी भाषा क्यों सिखाई जा रही है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य भी ये देखेंगे कि हिंदी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो विविध साहित्यिक विधाओं से बच्चों को परिचित करा के उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सफल बनाना। ठीक है, जो बच्चे क्या है वो साहित्यिक विधाओं को जान सकें। ठीक है, हिंदी साहित्य के बारे में जान सके, इसलिए जो क्या हम हिंदी भाषा सिखाते हैं। ठीक है, सेकंड है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त आयु अनुरूप साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन सामग्री है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि उच्च प्राथमिक शिक्षा में अंदर आप भाषा सीखने के लिए कौन सी चीज़ जो क्या वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है आयु अनुरूप साहित्य। उच्च कक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब साहित्य के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, साहित्य के अंदर जो क्या कलात्मक कार्यों का एक समूह होता है, जैसे कि यात्रा वृत्तांत हो सकता है, कोई एकांकी हो सकती है, कोई नाटक हो सकता है, कोई कविता हो सकती है, कोई उपन्यास हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़ी क्लास में ये चीज़ें ज़्यादा आती है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च कक्षा में कौन सी सामग्री ज़्यादा यूज़ करेंगे आप, रेडियो नाटक यूज़ करेंगे या फिर कविता पाठ यूज़ करेंगे या फिर आयु अनुरूप साहित्य यूज़ करेंगे या फिर समाचार पत्र यूज़ करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है कि हम आयु अनुरूप साहित्य यूज़ करेंगे जब हायर क्लासेस की उच्च कक्षाओं की बात करते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार सही है या फिर गलत है कि जब बच्चों को आप लिखना सिखा रहे हैं तो साथ साथ उनको बोलना, सुनना और पढ़ना भी उनको साथ साथ सिखाना चाहिए। तो ये सही है या फिर गलत है। ये सही है, क्योंकि जब हम लिखना सिखा रहे हैं तो उनको बोलना भी तो आना चाहिए, उनको अच्छे से सुनने का जो कौशल है वो भी उनका होना चाहिए और उनका पढ़ने का कौशल भी विकसित होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आयु अनुरूप साहित्य शिक्षण। ठीक है, जो बड़ी कक्षाओं में जो क्या हमें बच्चों को आयु उनकी एज के अकॉर्डिंग जो क्या है उनको साहित्यिक प्रशिक्षण प्रक्रिया जो बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो क्या उनकी भाषा की जो क्षमता का उनका विकास होता है। ठीक है, इसमें जो क्या है बच्चों
को मौलिकता, सृजनात्मकता और चिंतनशीलता को जो क्या विस्तार देता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आयु अनुरूप साहित्य शिक्षण बच्चों की किन जो क्षमताओं को विस्तार देता है, तो वो आती है मौलिकता, सृजनात्मकता और चिंतनशीलता। ठीक है, बच्चों की महत्वपूर्ण सोच, कौशल और विभिन्न मामलों में अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देता है। बच्चों को उनको विचारों के साथ साथ चित्रों और लिखित शब्दों को जोड़ने में सक्षम बनाता है। और फोर्थ है, बच्चों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अनुभवों और गहन विचारों को अभिव्यक्त करने के योग्य बनाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना। अब आता है पठन कौशल। पठन कौशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप पढ़ी सामग्री को पढ़ तो कोई भी लेता है, लेकिन जब आप उसको पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात उस पर जो क्या आप करते हैं, सोच विचार करते हैं और उसके अनुरूप आप व्यवहार करते हैं, तो ये क्या होता है, आपका पठन कौशल होता है। कि आपने कोई चीज़ को पढ़ा, उसको समझा, ठीक है, फिर आपको उसको अपने बिहेवियर के अंदर आप यूज़ करते हैं, तो वो क्या होगा, पठन कौशल। मतलब आपने पढ़ी हुई चीज़ का अच्छे से यूज़ करना भी सीख लिया है। ठीक है, ये क्या होता है, पठन कौशल। ठीक है, पठन कौशल के अंदर आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि ध्वनि के प्रतीक को देखकर पहचानना, ठीक है, वर्गों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना। थर्ड है, शब्दों को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना। फोर्थ है, पठित सामग्री के विचारों को समझना। और फिफ्थ है, पठित सामग्री पर अपना मतंव्य स्थिर करना। तो ये जो क्या पठन कौशल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं। फिर आते हैं पठन कौशल के उद्देश्य। अब पठन कौशल बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे जो क्या वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान कर पढ़ सकें। ठीक है, विद्यार्थियों को तीव्र गति से पठन का अभ्यास कर सकें, उनके अंदर आदतें विकसित करना, उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत करना, छात्रों में एकाग्रता, रुचि जागृत करना, उचित हाव भाव के साथ पढ़ने के योग्य बनाना, दृश्य इंद्रियों का क्रियाशील करना, और लास्ट है, लेखक के मनोभाव को स्पष्ट ढंग से समझने की योग्यता विकसित करना। अब पठन कौशल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट है, पठन कौशल पाठ पठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो। तो जब पाठ पठन आप बच्चों को करवा रहे हैं, आप उनको कोई लेसन रीड करवा रहे हैं, तो उसके लास्ट में आपको कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, सेकंड है, केवल पाठ से ही संबंधित हो, कि जब आपने बच्चों को पाठ पढ़ा दिया तो उसके लास्ट में क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या वो सिर्फ पाठ से संबंधित होनी चाहिए। थर्ड है, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। फोर्थ है, सरल भाषा वाले हों। ठीक है, तो कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों में स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, अब आपने लेसन करवा दिया बच्चों को, तो लास्ट में आप उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटी दें जिससे वो बच्चे जो क्या है खुद से करें और जो क्या उसको सीखें, क्योंकि यही पठन कौशल का मेन हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे उस चीज़ को पढ़ें, उसको समझें और फिर उसको यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आपने पठन कौशल अच्छे से पढ़ा है तभी आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज कुछ बच्चे जो इसका मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सेकंड लगा होगा, किसी को ऑप्शन नंबर 4 लगा होगा। आपको कौन सा ऑप्शन लगा है, ये आप जो क्या टू बी ऑनेस्ट कमेंट में अपना आंसर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पठन कौशल की विधियाँ, कि आप किस तरह से पठन कौशल जो क्या बच्चों को सिखा सकते हैं। तो पहले होते हैं वर्ण उच्चारण विधि, वर्णों का उच्चारण करना हम उन्हें सिखाएंगे। सेकंड आती है अक्षर बोध विधि, अक्षर को किस तरह से वो लिख सकते हैं। थर्ड होती है ध्वनि साम्य विधि, कि किस वर्ड को वो कैसे बोल सकते हैं, उसका उच्चारण सही ढंग से करना। फिर होते हैं देखो और कहो विधि, ठीक है, कुछ जो क्या हम उन्हें पिक्चर्स दिखा सकते हैं और हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि इस पिक्चर में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको डिस्क्राइब करो। फोर्थ होती है अनुकरण विधि, जो क्या दूसरों को, जब बच्चा सुनता है, दूसरों को बोलते हुए देख करता है तो बच्चा तो वो खुद उसको करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, अनुकरण होता है, कि दूसरों का कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है, पठन कौशल की विधियां हैं। ठीक है, अब आते हैं साहचर्य और संगति विधि। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी विधियां थी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है वो जो एग्जाम में आती है वो मैं बता देती हूँ। तो ये विधि है साहचर्य विधि। तो साहचर्य विधि क्या होती है, साहचर्य विधि को बोलते हैं मोंटेसरी विधि। ठीक है, इस विधि में जो क्या बालक की अनुभव सीमा में आने वाले पदार्थों के चित्रों को कमरे में रख दिया जाता है या फिर दीवार आदि पर टांग दिया जाता है। बच्चे चित्रों के नीचे लिखे नामों या फिर कार्डों पर लिखे नामी से साहचर्य संगति स्थापित कर देता है। ठीक है, हम जो क्या है, बच्चा जो कि इसमें चीज़ों को देखकर जो क्या है सीखता है। ठीक है, हम कुछ ऐसे
पिक्चर्स लगा देते हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है, दीवार के ऊपर टंगा देते हैं। अब जो क्या है, बच्चे जो इन चित्रों के जो नीचे लिखे जो नाम है या फिर जो इनके नीचे जो भी साचर्य संगति स्थापित करते हैं, ठीक है, अब बच्चे देखने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये पिक्चर है और इसके नीचे ये नाम लिखा हुआ है। तो ये विधि जो है छोटे बच्चों के लिए यूज़ की जाती है, उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। हम पिक्चर भी लगा देते हैं, साथ में उसका बड़े अक्षरों में नाम भी लिख देते हैं। जैसे कि मैं एक बिल्ली की पिक्चर लगा देती हूँ, ठीक है, नीचे उसका नाम भी लिख देती हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे कि कोई कबूतर है उसकी पिक्चर लगा सकते हैं और नीचे उसका नाम लिख सकते हैं बड़े अक्षरों में, ठीक है। अब जो क्या बच्चा उसको पढ़ना भी शुरू करता है, इससे बच्चा उसको पढ़ना भी सीख जाता है, साथ में उसको जो है एक पिक्चर भी मिल जाती है, उसको पता भी चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो इस विधि का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे जो क्या बच्चे खेल खेल में जो क्या पढ़ना सीख जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए यूज़ की जाती है, इसको मोंटेसरी विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो मोंटेसरी विधि में किसका यूज़ करते हैं हम? चित्रों का यूज़ करते हैं। संयुक्त विधि, ठीक है। संयुक्त विधि क्या होती है कि अब जैसे कि बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है, अलग अलग विधि हमने देखी, वर्ण उच्चारण विधि देखी हमने, ठीक है, साहित्यिक विधि देखी, अनुकरण विधि देखी, और ऊपर हमने जैसे कि मोंटेसरी विधि अभी पढ़ी है। तो सारी विधियों में जो कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें अच्छी नहीं हैं। तो संयुक्त विधि क्या होती है कि इन सब विधियों को मिलाकर टीचर कोई भी विधि यूज़ कर सकता है, सबको ज्वाइन करके, ठीक है। वो अपने स्टूडेंट की जो नीड है, उनकी जो आवश्यकता है, उसके अनुसार कोई भी विधि यूज़ कर सकता है। तो वो क्या होती है? संयुक्त विधि, ठीक है। क्योंकि हर विधि की कुछ अच्छी बातें होती हैं, हर विधि की कुछ गलत बातें होती हैं, ठीक है। गलत तो नहीं, मतलब उसके ड्रॉबैक्स जिनको बोल सकते हैं, कुछ कमियां होती हैं, ठीक है, हर विधि के अंदर। और कुछ विधि होती है जिसमें वो कमियां नहीं होती है, कुछ और अच्छी बात हो सकती है। तो इस तरह से हर विधि की कुछ अच्छी कुछ बुरी बात होती है। तो इन सबको मिलाकर एक टीचर को उस टाइम पे, उस सिचुएशन के अंदर, अपनी क्लास में बच्चों की सिचुएशन को देखकर उसको जो भी विधि सही लगे वो उस विधि का यूज़ कर सकता है, या फिर एक या दो विधियों को जो का मिक्स करके भी यूज़ कर सकता है। तो वो क्या होती है? संयुक्त विधि। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसकी पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। तो क्या होता है पठन कौशल? लिपि चिन्हों का पहचानना, क्या ये पठन कौशल होता है? सेकंड है शब्दों को पढ़ना, थर्ड होता है वाक्यों को समझना, और फोर्थ होता है पढ़कर समझना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? पढ़कर समझना। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। नेक्स्ट है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास व गतिविधियां हो, ठीक है। ये हमने पहले कर लिया है, जैसे कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं पहले। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शायद ये नहीं हुआ है। जिसकी क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास में कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। तो हमसे पूछा कि कौन सी विधि उपयोगी नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, सेकंड है विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्डों और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण, थर्ड है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, और फोर्थ है सूचना, डायरी, विज्ञापन, लेखन आदि का कार्य करवाना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या? मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। क्योंकि ये जो क्या बच्चों को पढ़ाने की कोई विधि नहीं है, ठीक है, इससे कोई भाषा विकास की ये विधि नहीं है। बच्चों को मुहावरे दिए और उनके वाक्य बनाना सिखाना, इसमें भाषा का कोई रोल नहीं है, तो ये उपयोगी विधि नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जिससे मैं अगर आगे अगर इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और आपको हेल्पफुल लगी है तो आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें, जिससे जो क्या मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे बहुत तरह वीडियो बनाने का, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके, जैसे आपकी हेल्प हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। जब बच्चों को आप जैसे कि ग्रामर सिखा रहे हैं, व्याकरण सिखा रहे हैं, तो कौन सी विधि आपको सबसे अच्छी लगती है? पहले होती है आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, थर्ड होती है सूत्र विधि, और फोर्थ होती है पुस्तक विधि। कौन सी विधि सही है जब आप ग्रामर सिखा रहे हैं? मैंने पहले भी बताया है। तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि है आगमन विधि, जिसे इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। ये विधि सही क्यों है? क्योंकि इस विधि में पहले हम एग्जाम्पल सिखाते हैं बच्चों को। क्या सिखाते हैं? एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल सिखाने के बाद जो क्या है हम उन्हें आगे रूल्स सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन डिडक्टिव जो निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि के अंदर हम पहले रूल्स बताएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। ये होती है निगमन विधि। तो व्याकरण सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है आगमन विधि, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल सिखाएंगे, उसके बाद उन्हें रूल्स सिखाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने आगमन और निगमन विधि के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगमन विधि क्या होती है? अपेक्षाकृत बेहतर विधि होती है क्योंकि बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को सिखाने की काफ़ी अच्छी विधि होती है। फिर आती है निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि में जो क्या है, पहले बच्चों को नियम और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद जो क्या उन्हें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो बस आप इतना डिफरेंस याद रख लें। अब आते हैं भाषा संबंधी मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन ये होता है कि बच्चे ने जो आपने बच्चों को जो सिखाया वो उन्हें समझ आया या फिर नहीं आया, ये देखने के लिए टीचर क्या करता है, उनका बच्चों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, अब टीचर जो क्या सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि बच्चों को समझ आया है फिर नहीं आया, तो उसका जो क्या पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, एक टीचर को ये भी ध्यान में रखना है कि वो जो भी करवा रहा है वो बच्चों को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब मूल्यांकन के अंदर एक चीज़ आती है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? ठीक है, एक तो जैसे कि मैंने बच्चों को स्कूल में कोई टॉपिक करवाया, ठीक है, मैंने उसका टेस्ट ले लिया, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे मार्क्स आए उनके, तो मुझे लगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, मैंने उनका मूल्यांकन कर लिया। ठीक है, लेकिन जब बात आती है सतत और व्यापक मूल्यांकन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है कि बच्चों का हम कंटिन्यू इवैल्यूएशन कर दें, इसमें जो हम क्या बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक विकास की प्रगति से लेकर जानकारी उपलब्ध करते हैं। ठीक है, जो टीचर है बच्चे की पूरा कंप्लीट उसकी जो क्या है इवैल्यूएशन करता है बच्चे का, उसका सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, सारी चीज़ें, ये नहीं सिर्फ उसने क्लास में क्या पढ़ाया और बच्चे ने क्या पढ़ा है, सिर्फ यही नहीं, वो क्लास में अदर एक्टिविटी भी क्या करता है, उसकी क्लास में बिहेवियर कैसा है, उसका अपने दोस्तों के साथ बिहेवियर कैसा है, वो फिजिकली फिट है या फिर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जब एक टीचर इसका मूल्यांकन करता है तो वो क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, जैसे कि टेस्ट तो हमने एक दिन में ले लिया, हमारा मूल्यांकन खत्म हो गया, लेकिन जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, पूरे साल उस बच्चे का मूल्यांकन करता रहता है टीचर। ठीक है, तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है और इसके अंदर बच्चे की सारी जो क्रियाएं हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल मूल्यांकन और सतत और व्यापक मूल्यांकन में ये डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मूल्यांकन में तो सिर्फ हम जो क्या बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं, हो सकता है सिर्फ उसकी शिक्षा का मूल्यांकन करें, लेकिन सतत और व्यापक मूल्यांकन में हम एक बच्चे की सारी जो एक्टिविटी है उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है कुछ डेफिनेशन दी है, तो आप ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं कि डेफिनेशन किसने दी है। जैसे कि राइट स्टोन ने कहा है कि मूल्यांकन एक नया विचार है, इसका क्षेत्र प्रशिक्षण तथा मापन से अधिक व्यापक है। क्विलिन ने भी दी है, जैसे कि छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना व उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। फिर आती है शेन और मैक्सवेल ने कहा कि मूल्यांकन एक ऐसी जांच है जिसका मापदंड सामूहिक रूप से बनाया गया है तथा जिससे यह जांचा जा सकता है कि छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आए अथवा नहीं आए। अब आते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान। ठीक है, जब एक टीचर मूल्यांकन करता है तो उसके ये पता चलता है कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सेकंड है शिक्षण के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, इसकी जानकारी की, मतलब एक टीचर का पढ़ाने का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ या फिर नहीं हुआ है। थर्ड है मूल्यांकन द्वारा अध्यापक की योग्यता की जाँच हो। ठीक है, इसे एक अध्यापक की योग्यता की भी जांच हो जाती है कि टीचर सही पढ़ा रहा है या फिर नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि टीचर जो करवा रहा है बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें मूल्यांकन से पता चल जाता है। शिक्षण की विधियाँ प्रभावपूर्ण हैं। ठीक है, टीचर जिस मेथड का यूज़ कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो इफेक्टिव है या नहीं, ये भी हमें किससे पता चलता है, मूल्यांकन से पता चलता है। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन व सुधार किया जा सकता है। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो सही है या फिर नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है भाषा संबंधी मूल्यांकन में, तो भाषा संबंधी मूल्यांकन में क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है,
सेकंड है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना। थर्ड है भाषा बच्चों के भाषिक नियम संबंध ज्ञान का मूल्यांकन करना। पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट में बताएंगे अगर आपको ये समझ में आया है तो। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए।